स्क्रीन शेयर हो रही है इस वक्त आपके पास? जी सर। ऑलराइट, तो लास्ट क्लास में इसका थोड़ा सा रिव्यू भी कर लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने क्या काम दिया था एट द एंड, 2 न्यूमेरिकल करवाए थे, उसमें थोड़ी सी पर यूनिट की प्रैक्टिस थी, और एक चीज़ तो हमने ये देखी कि उसको पर यूनिट क्वांटिटी में कन्वर्ट कैसे करते हैं। थोड़ा सा रेशियो कैलकुलेट किया ताकि हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकें ट्रांसफार्मर की, सॉरी ट्रांसमिशन लाइन की, या रिलेशनशिप क्या था सीरीज रेजिस्टेंस का और शंट कैपेसिटेंस के साथ। तो उसमें एक बात मैंने की थी, अगर x/r रेशियो बड़ा आएगा आपके पास, तो उससे हमें ये साबित हो रहा है कि जो डिकपलिंग है बिटवीन एक्टिव और रिएक्टिव पावर कंट्रोल की इन पावर फ्लो में अचीव होगी। डिकपलिंग से मुराद के एक्टिव और रिएक्टिव पावर इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे और दे आर ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट टू वन अनदर। ओके, और अगर आपके पास रेशियो है B/B शंट, तो उससे ये छोटा आएगा, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो यू नीड सम सॉर्ट ऑफ कंपनसेशन एट द एंड ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। तो उसके बाद मैंने कहा था ये जो क्वांटिटी आपके पास पर यूनिट में गिवन है, तो उसको आप कैलकुलेट करें एंड फाइंड आउट द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ द इम्पिडेंस, सीरीज इम्पिडेंस एज वेल एज शंट इम्पिडेंस। तो कैलकुलेट की थी जी अशर? जी सर। तो वैलिडेट करो, आंसर बताओ जरा उसमें क्या था। तो पहली एक्सरसाइज जो थी उसमें मैंने कहा था कि बेस पावर 500 मेगावाट लें, वोल्टेज आपके पास 138 kV, और उस सूरत आपके पास करंट क्या निकला 2.0918 किलो एम्प्स। ठीक है, वी हैव फार्मूला दिस, एंड दिस इज अ 3-फेज सिस्टम। ओके, ऑलराइट, तो इसमें आपके पास बेस ओम निकलेगी 38.088। ओके, यू कैन आल्सो कैलकुलेट लाइक U स्क्वायर डिवाइडेड बाय S। ओके, and then you can just simply inverse the Z base, then you can get the base of the admittance. तो पर यूनिट इम्पिडेंस आपके पास गिवन थी पिछली एक्सरसाइज से, तो दैट वुड बी एक्सरसाइज नंबर 1 0.0062 एंड कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इसकी है 0.036। सिंपल हम बेस क्वांटिटी को पर यूनिट वैल्यू से पर यूनिट क्वांटिटी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन यू विल गेट द आंसर ऑफ 0.2361 प्लस कॉम्प्लेक्स 1.3712। तो यही आंसर निकले थे आपके तकरीबन। जी सर। अच्छा, उसी जी तरीके सर, से मैंने अगर 2 डेसिमल प्लेस तक लिए। हाँ, कोशिश किया करें 3 या 4 तक किया करें, ताकि सही जो सही सही जो इम्पिडेंस की वैल्यू कम होती है, स्मॉल वैल्यू होती है, तो वो सिग्निफिकेंट फैक्टर होता है इसका। सही सही पावर सही। में आप 2 डेसिमल तक जा सकते हैं। ठीक ओके, है ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से शंट एडमिटेंस की जो वैल्यू निकलेगी आपके पास वैल्यू गिवन है, ये तो शंट वैल्यू है जो सीरीज एलिमेंट की, ठीक है, लेकिन जो ब्रांच एलिमेंट की शंट है दैट इज दिस एक्चुअल शंट। कैलकुलेट करोगे इसमें मैंने क्या वैल्यू कैलकुलेट की है इस सूरत में, वैल्यू गिवन थी ऊपर शंट की कि नहीं गिवन थी? यहाँ पे गिवन थी आपके पास शंट की वैल्यू 0.0105। ओके, इस वैल्यू को आप मल्टीप्लाई कर दें बेस वैल्यू से 0.0263, तो आपके पास क्या वैल्यू आती है? विल यू गेट दिस वन? जी वैलिडेट करें। यस सर, 2.76 × 10⁻⁴। ओके, दिस इज द एडमिटेंस ऑफ द शंट एडमिटेंस, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू है इसकी, और उसके बिहाफ पे वी कैन कैलकुलेट द कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे निकलेगी, एडमिटेंस कैपेसिटेंस इज कैपेसिटेंस। इक्वल टू C ओमेगा।
और ओमेगा आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई एफ। यहाँ 50 हर्ट्ज ले लें सिस्टम, सही है 2 पाई एफ आर। 2 पाई एफ सही। तो आपके पास जो जी 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 कैपेसिटेंस जी की वैल्यू होगी वो तकरीबन वैल्यू होगी 0.87901 माइक्रोफैराड। सो सही। दिस इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस कि आप जो एक्चुअल वैल्यू को कैसे कन्वर्ट करते हैं पर यूनिट में, और पर यूनिट को कैसे कन्वर्ट करते हैं एक्चुअल वैल्यू में। तो ये दो एक्सरसाइज सिर्फ उसकी प्रैक्टिस के लिए थी आपके लिए। इसी तरीके से जो सेकंड एक्सरसाइज थी उसके लिए जो बेस पावर मैंने आपको कहा था ज्यूम करें 12 गीगावाट। It doesn't matter, you can choose any other power parameter as well. This is for just for practice. तो बेस पावर आपके पास थी 750 kV। ओके, इसके ऊपर आप बेस करंट निकाल सकते हैं, सेम फार्मूला आपके पास, उसका √3 into U and I is equal to S. Using this you can calculate current, and then for base power you can calculate U square divided by S is equal to Z. ओके, ये आपके पास Z आ जाएगा, और Z का इन्वर्स ले लें, आपके पास आ जाएगी Y बेस। अगेन सेम प्रोसीजर, बेस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें पर यूनिट वैल्यू से, यू विल गेट एक्चुअल वैल्यू। एंड सेम अदर वे अराउंड अगर आपने करना है, एडमिटेंस आपने कैलकुलेट की थी, ये सीरीज एलिमेंट की एडमिटेंस है, ठीक है। आज हम एडमिटेंस मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन करेंगे, नोडल इक्वेशन करेंगे, तो फिर उससे ये तमाम चीज़ें जो प्रैक्टिस अगर आपने की है तो ये आज काम आएगी आपके पास। तो ये जो एडमिटेंस है ये बेसिकली this one and this one, this is the inverse of it. Okay, and then we can calculate the admittance of the shunt element now. तो सूरत में आपके पास अगेन आपके पास क्या वैल्यू गिवन थी एडमिटेंस की पर यूनिट में, याद है 8 पॉइंट समथिंग, 8.5 क्या वैल्यू थी अशर? हेलो। 8.77 पर यूनिट थी ना आपके पास सेकंड केस में शंट की वैल्यू, जी जी ठीक है। जी इस जी वैल्यू को अगेन पर यूनिट क्वांटिटी में कन्वर्ट करने के लिए किस वैल्यू से, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे 0.0213, and then you will get the actual value of about 0.1871 Siemens, ठीक है। And from this we can get again the value of the capacitance, 2 पाई एफ। C omega is equal to Y, so Y is divided by omega 2 pi f. Or later on you can calculate how much reactive power is demanded by this transmission line. The transmission ये line सीवी फॉर्मूला है ना? in the form of Q reactive power, हाँ, ठीक है। इसका फॉर्मूला सीवी नहीं था? CV अच्छा ओमेगा भी नहीं, तो आता है इसमें, अच्छा क्यू, क्यू वो है, अच्छा सही है। reactive वो power आपके मेरे पास जहन है। में वो था, कूलम्स था, कूलम्स को मैं कह रहा था, समझ रहा था। अच्छा नहीं नहीं, वो दूसरे चार, ये reactive power है, ये केबल कैपेसिटेंस है, ठीक है। दिस इज द वोल्टेज लेवल लाइन टू लाइन, ओके। यहाँ लाइन टू लाइन 750 वोल्ट है, केवी 750 केवी, और सही। कैपेसिटेंस की वैल्यू आपने कैलकुलेट की, और ओमेगा बेसिकली एडमिटेंस ही है ये वैल्यू, ठीक है। एडमिटेंस आपने ले ली, तो आपके पास जो रिएक्टिव पावर कंज्यूम बाय द ट्रांसमिशन लाइन वुड बी 3.35 इन 10 to the power 8, ओके। एट द सही। एंड ये इसको, परसेंटेज क्या, सॉरी, ये परसेंटेज क्या निकालिए? ये परसेंटेज निकाली कि टोटल रेटेड कैपेसिटी केबल की जो है उसके कितने परसेंट ये रिएक्टिव पावर है। ये अगर ट्रांसमिशन अच्छा लाइन है, ये इसकी कैपेसिटी में अगर ये 750 गीगावाट अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो जीवीए, तो कितने परसेंट जो इसकी लोडिंग है रिएक्टिव पावर में कंज्यूम होगी। जाहिर सी बात है उतने परसेंट आप रिएक्टिव पावर नहीं ट्रांसफर कर सकते ना। तो रिएक्टिव पावर लिमिटेशन कह रहे हैं, या रिएक्टिव पावर कंपनसेशन कह लें, या लॉसेस कह लें। लॉसेस नहीं होते रिएक्टिव पावर, लेकिन जो इसकी कैपेबिलिटी है एस ट्रांसमिशन लाइन की, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये इसकी कैपेबिलिटी है ना ट्रांसमिशन लाइन की। तो सही। इफ दिस इज हायर, तो ये कांस्टेंट होती है अमूमन, दिस इज कांस्टेंट,
ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर Q इंक्रीज करेगा तो आपकी P जो है अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगी। और आपके पास एक्चुअल चीज है सही है। एक्टिव पावर, दिस इज यू नीड टू ट्रांसफर, ये दिस यू नीड टू इंक्रीज, आपको इसको चाहते हो कि ये इंक्रीज हो। तो अल्टीमेटली जो एसी सिस्टम होता है उसमें रिएक्टिव पावर तो आप जीरो कर ही नहीं सकते, क्योंकि केबल की अपनी एक कैपेसिटेंस होती है और तो ये डिपेंडिंग मतलब ऑन द वोल्टेज लेवल। जी जी टोटल अपरेंट पावर की परसेंटेज है ये। जी, टोटल अपरेंट पावर की परसेंटेज है, कितने परसेंट ये रिएक्टिव पावर डिमांड करेगा। रिएक्टिव पावर है। जी जी सही 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 सही। ठीक है। ठीक ठीक ठीक। चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट ये भी। ये ट्रांसफार्मर कैलकुलेशन की है आप लोगों में, किसने की है? वकार आपने की है? नहीं ये वाला नहीं किया सर, ये वाला नहीं किया। अच्छा सर झूठ नहीं बोलूंगा, ये नहीं किया सर। इससे ये होता है कि अगर आपको प्रैक्टिस इसमें हो जाती, न्यूमेरिकल आप कर लेते, बाद में कर लीजिएगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू करके दिखा देता हूँ, क्योंकि ये जब आप एडमिटेंस मैट्रिक्स या किसी भी हमारे पास नेटवर्क होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि ट्रांसफार्मर का जो बिहेवियर है पर यूनिट सिस्टम में वो क्या है। ठीक है, वन ऑफ द ऑप्शन हम जो पर यूनिट सिस्टम को इसलिए चूज करते हैं किसी भी कंप्यूटेशन में कि एक तो ये डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन जो है न्यूटन मेथड या गॉस मेथड के अंदर एप्लीकेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, वो नहीं अप्लाई नहीं हो सकती डायरेक्टली। दूसरा, इसकी जो इम्पिडेंस होती है उसकी बेस वैल्यू को चेंज कर देती है। तो हर जगह आपकी जो सिस्टम्स की जो इम्पिडेंस है उसका एक सेम बेस में होना लाजमी होता है। दैट्स व्हाई वी गो टू द पर यूनिट सिस्टम। ओके, तो इसमें अगर आप ये चीजें देखें, 3 रीजन्स हैं, 1, 2 और 3। सिस्टम क्या है? सिंगल फेज सिस्टम है। दिस इज एग्जांपल फॉर द सिंगल फेज सिस्टम। आपके पास जो सप्लाई है वो 8 kV लाइन टू न्यूट्रल सप्लाई दे रही है 0 डिग्री। The impedance either of the transformer or the transmission line, so you can just consider this is the impedance on this region 1. We have a transformation ratio, and transformation ratio देखें in the form of लिखा है 1:10। इसका मतलब है दिस साइड की जो रेशियो है वो 1:10 का रेशियो है। इसका मतलब यहाँ पे अगर 10 टाइम्स है तो यहाँ पे 1 रेशियो है। So which transformer it is? Can you tell me? स्टेप अप। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एग्जैक्टली दिस इज ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि प्राइमरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय यूज सेकेंडरी, टर्न रेशियो ऑफ प्राइमरी डिवाइडेड बाय टर्न रेशियो ऑफ सेकेंडरी। तो ये 10 टाइम्स है टू 1, तो ये आपके पास स्टेप अप है। ठीक है, प्राइमरी साइड आपके पास ज्यादा आ रही है यहाँ पे। ओके, इसी तरीके से ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर रेशियो 5:1 है। ओके, सही है। जो रीजन 2 है वहाँ पे 2 ओम इम्पिडेंस है और रीजन 1 पे 1 ओम ट्रांसमिशन लाइन की और 2 ओम आपके पास एक्टिव पावर लॉस है। तो इसमें आप 3 बेस कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहले आपके पास फर्स्ट स्टेप क्या है? एस बेस आप सिलेक्ट करें जो आर्बिट्रेरी है। सो यू चूज 100 MVA, it doesn't matter what you choose, but you keep them constant or same in all your calculation. नेक्स्ट स्टेप, वोल्टेज की बेस सिलेक्ट करना। तो वोल्टेज की आप 3 बेसिस सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक बेस होगी 8 kV for this one, and obviously we need to find out how much voltage is in this transmission network is. So this is the step up transformer, so 8 times 8 को मल्टीप्लाई कर दे 10 से, तो आपके पास 80 kV सिस्टम आपके पास ये ट्रांसमिशन लाइन है। ओके, तो आपके पास जो बेस वोल्टेज है वो दैट वुड बी 80 kV। जी, एक्चुअली हमने एक ही सेलेक्ट की ना, वो तो हमने फिर ट्रांसफॉर्मर रेशियो से उसको वो किया है कैलकुलेट। सिलेक्शन तो 3 ही हुई है, एक एक्चुअल ट्रांसफॉर्म नहीं किया, या हमने फाइंड आउट किया। ये आगे के दो हैं, ये तो हमने फाइंड आउट किया। यहाँ पे फाइंड आउट व्हाट्स द वैल्यू। ठीक है, जब आपके पास अभी तो अननोन है ना, अगर मैं या ऑलरेडी गिवन कर दूं न्यूमेरिकल में 80 kV। जी जी 80 kV, तो सर ये 100 कब से अज्यूम करना है? 100 आप अज्यूम कर लें या आप 50 कर लें, 1000 कर लें, डजंट मैटर, बट यू जस्ट अज्यूम एनी वन बेस। ओके,
क्योंकि जब एक्चुअल करंट में जब आप एक्चुअल पैरामीटर में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो सेम वैल्यू आएगी, इट डजंट मैटर। अच्छा, रीजन की बात करें, देखें हर यहाँ पे वोल्टेज तो अननोन थे, इस वजह से हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन जब फाइंड आउट कर ले तो उसके बाद यहाँ पता होना चाहिए आपकी बेस है क्या। इट डजंट मैटर वेदर यू नो और नॉट, ठीक है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख दूं प्रॉब्लम में कि 80 kV है, ऑलरेडी गिवन दे दूं, तो उस वक्त भी ये रीजन में आप उसको अज्यूम करेंगे, ओके। तो इस बेस में आपके पास वोल्टेज की जो बेस है वो 8 kV है, यहाँ पे 80 kV होगी बेस वैल्यू, और जो रीजन 3 है वहां पे 16 kV आएगी, क्योंकि ये स्टेप डाउन है तो 80 को डिवाइड कर दें 5 kV से, दैट वुड बी 16 kV, ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके पास, नाउ यू नीड टू फाइंड जी स्टेप डाउन का कैसे ये रजिस्टर की वैल्यू देख के बता देंगे स्टेप डाउन है या आप ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो दिया हुआ है इन्होंने वाइंडिंग का, ठीक है। ठीक है। ये कहता है कि इस साइड की जो वाइंडिंग है वो 5 टाइम्स है इस साइड की वाइंडिंग से, ठीक है। ठीक है। तो इसका मतलब है जिस तरह वाइंडिंग कम होती है वो स्टेप डाउन होता है ना। अगर मैं U1 U2 कर दूं, देखें सेकेंडरी छोड़ दें, दो रीजन है, ये इक्वेशन को देखें, U1 डिवाइडेड बाई U2, ये वन साइड है, ये सेकंड साइड है, ठीक है। इसी तरीके से स्टेप अप, अगर हायर वोल्टेज हो, अगर ये N1 है और ये N2 है, ठीक है। अगर ये मैं 10 कर दूं और इस वोल्टेज को मैं अज्यूम करूं 1 वोल्टेज है, तो U1 की साइड क्या हो रहा है 10, तो वोल्टेज स्टेप अप हो रहा है कि स्टेप डाउन हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है ना। U2 से U1 की तरफ अगर मैं जाऊं तो स्टेप अप होगा ना इन दिस एग्जांपल, ठीक है। यहां तक बात क्लियर है? ये दोबारा समझा देता हूं, देखें दो साइड्स हैं आपके पास ट्रांसफार्मर की, ये वन साइड है, ये टू साइड है, ओके। यहाँ पे U1 डिवाइडेड बाई U2 का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है, तो टर्न रेशियो का क्या है इसका रिलेशनशिप, N1 डिवाइडेड बाई N2, ठीक है। ये डायरेक्टली होता है ना। और अगर करंट का निकालना है तो I2 जी सर डिवाइडेड बाई I1। यहाँ तक क्लियर होगी बात, ओके। अगर मैं कहता हूँ मेरे नंबर ऑफ टर्न जो है वन साइड पे 10 है, 10 टाइम्स है कंपेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन 2, ये रिलेशनशिप है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि N1 क्या होगा मेरा 10 टाइम्स होगा, ये रेशियो है ये दोनों का 10 टाइम्स होगा, 10 डिवाइड बाई 1 हो गया ना, ठीक है जी सर। लेट्स अज्यूम U2 आपके पास 1 kV है, देन U1 वुड बी 10 kV। तो ये प्रोसीजर क्या हो रहा है, स्टेप अप हो रहा है, सही है। सही है। स्टेप डाउन, नहीं 2 से 1 की तरफ स्टेप अप होगा ना, हाँ 2 से 1 की तरफ स्टेप अप होगा, और 1 से 2 की तरफ स्टेप डाउन होगा, ठीक है। सही है। इससे क्या पता चल रहा है कि जिस तरफ हमारे टर्न रेशियो ज्यादा होते हैं वो दूसरी साइड से स्टेप अप हो रहा होगा, और उसकी तरफ से जाएं तो स्टेप डाउन होगा। यानी कि यहाँ पे टर्न रेशियो ज्यादा है, इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो स्टेप अप होगा, और इस तरफ से इस तरफ जाएंगे तो स्टेप डाउन होगा। इसी तरीके से 5 to 1 अगर स्टेप डाउन होगा, और 1 to 5 जाएंगे स्टेप अप होगा, ठीक है। तो सर ये हम थर्ड वाले ट्रांसफार्मर पे तो ये कह सकते हैं ना स्टेप अप पे, जैसे हम यहाँ से उस साइड पे जा हम रहे इस हैं तरफ से यहाँ जा रहे हैं तो स्टेप डाउन हो रहा है। नहीं सर, ये तो ये 5 इसका नहीं है, ट्रांसफार्मर 2 का बीच वाले का, बीच वाली की बात करो, ये ट्रांसफार्मर क्या ये वाला ट्रांसफार्मर है, दो ट्रांसफार्मर है, ये है और ये है, किसी बात कर रहे हो इसकी बात कर रहे हो? नहीं सर, ये सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ। ये 5 और 1 की ना। अब ये देखो ना, यहाँ पे टर्न रेशियो ज्यादा है, यहाँ पे टर्न रेशियो 5 टाइम्स है इसके, तो ये अप नहीं होगा सर? ये स्टेप डाउन है। मैं यही कह रहा हूँ सर, अगर हम यहाँ से 2 से 3 की तरफ जा रहे हैं तो स्टेप अप नहीं होगा? 5 टर्न ऑफ रेशियो ज्यादा है ना एज कम्पेयर टू 3। तो यार हायर से लोअर की तरफ जाएंगे ना, यहाँ वोल्टेज ज्यादा होंगे, यहाँ वोल्टेज ज्यादा है, ठीक है।
और यहाँ वोल्टेज कम है, तो हायर से वोल्टेज ठीक की है। लोअर, तो हायर से लोअर जाएंगे तो क्या होगा, स्टेप डाउन होगा ना। नहीं सर, मैं इसकी 5:1 है ना, 5 हाँ, ये ट्रांसफार्मर 2 का है ना, 1 जो है वो 3 का है। यहाँ पे 5 है, यहाँ 1 है। जी। ये मैं U2, हम अगर 5 से एक 1 मिनट एक मिनट, ये देखो U2 5 डिवाइडेड से बाय U3, ऐसे U2, ये 2 है, ये 3 है, ओके। जी ये 5 है, ठीक ये है। 1 है, हमें U3 फाइंड आउट करना है। तो U2 का जो होगा उसको डिवाइड कर देंगे ना, U2 ठीक है। से 5 को डिवाइड कर दो और U3 यहाँ आ जाएगा आंसर। ऐसे ही है, U2 क्या निकाला, 80, 80 डिवाइडेड बाय 5, 16 आ गया। तो स्टेप डाउन हो गया ना उस जी तरफ, सर। दूसरी तरफ, ओके। ठीक है। बात समझ आ गई है ना, ठीक है। ओके। ठीक है सर। चले, तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है, जब वोल्टेज की बेस आपने सेलेक्ट कर ली, उसके बाद सेलेक्ट करेंगे बेस ऑफ द इम्पिडेंस, इम्पिडेंस चूज, Third base. ठीक है। उसका आसान सा तरीका है, वोल्टेज आपने अज्यूम कर लिया, हर रीजन की अलग निकलेगी। तो रीजन 1, ये 1 का मतलब पता है, यहाँ पे रीजन है, ठीक है। ये जो इंडेक्स सही। मैंने दिया है 1, 3 और 2, दिस इज डिफाइन द रीजन 1, 2 और 3। तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय पावर, पावर आपने अज्यूम की, ठीक है। तो जो बेस ए में जो जेड बेस है, वो आपके पास निकली 0.64 ओम, सही। ओके। ओम इसी या ओम आएगी ना, बेस है, ओम। बेस सही है, बेस है ना, सही है, ओम सही है। आएगी, ठीक है। हाँ, सही है। और इसी तरीके से अगर आप दूसरे रीजन की निकालेंगे, तो दूसरे रीजन में आपने क्या अज्यूम किया, वोल्टेज आपके पास 80 के थी, बेस वही रहेगी, पावर ऑफ ठीक। बेस सेम है 100, दैट्स द सेम। और आपके पास जो ओम निकलेगी इसकी 64 ओम आएगी। सही है। इसी तरीके से रीजन 3 होगा, उसमें वोल्टेज 16 के, बेस इज सेम, और आपके पास 2.56 ओम आएगी। अब आप क्या करें, सर इसमें ये जो सिंगल लाइन सर, जी जी, एक मिनट। अब आप जो मैं इसकी, ये अर्ज कर रहा था, जी मैं ये कह रहा था अगर कोई 100 की जगह 200 अज्यूम करता है तो उसका तो आंसर तो यहाँ डिफरेंट होगा ना। सर वैल्यू बेस की बेसिस डिफरेंट आएगी, ठीक है। आप यहाँ 200 कर लें, इसकी जगह पे 200 फाइनल कैलकुलेट आंसर कर सेम लें, होगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एट द एंड जब पर यूनिट में वैल्यू चेंज आ जाएंगी, लेकिन जब आप इसको रिकन्वर्ट करेंगे ना, तो वो सेम ही निकलेगी, वो सेम आएगा। वो सेम आएगी। एक्चुअल आंसर, जो एक्चुअल क्वांटिटी में आंसर होगा, वो सेम होगा। अभी दिखाता हूँ ना, अगले ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आपको समझ, आप इसको 200 से करेगा, सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। ठीक है। जब आपने बेस ठीक है। की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, तो अब क्या करोगे, जो क्वांटिटी है आपके पास, उन सबको पर यूनिट में कन्वर्ट करोगे, ओके। तो सबसे पहले क्या कन्वर्ट करोगे, सही। वोल्टेज लेवल। तो यहाँ पे जो आपके पास वोल्टेज लेवल है, रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। वोल्टेज लेवल है 8 केवी, 8 केवी को डिवाइड करो 8 केवी से, कितना आ गया, 1 पर 1 यूनिट, pu। ठीक है। यहाँ पे भी वोल्टेजेस सही है। हमें मालूम नहीं है, एक्चुअल वैल्यू हमें, बेस वैल्यू तो मालूम है, एक्चुअल वैल्यू मालूम नहीं है। अब 1 ओम डिवाइडेड बाय 0.64, क्योंकि अब इस एक्चुअल वैल्यू को हमने कन्वर्ट कर रहे हैं पर यूनिट में, ठीक है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू है 1 ओम, और इसकी सही। इस रीजन की बेस वैल्यू है 0.64। तो दोनों को डिवाइड करें, तो आपके पास तकरीबन आंसर आएगा 0 1.5625। कितना आ रहा है, नहीं, 1.5625। यस 1.56 आएगा, ठीक है। इसमें नोट करें, कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स रहती है, 1.56। कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कॉम्प्लेक्स रहती है, और रियल क्वांटिटी रियल रहती है, क्योंकि सही जो है। बेस वैल्यू है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, इट डजंट हैव एनी जे और समथिंग, इट डजंट हैव, ठीक है। अच्छा, जो सेकंड रीजन है, यहाँ पे आपके पास इंपेडेंस ठीक है ठीक ठीक 24 ठीक। ओम, ऐसे ही है। और एक्चुअल इसकी बेस वैल्यू सही। क्या है, 64, दिस इज बेस फॉर सेकंड रीजन, 0.37। ठीक है। तो आपके सही पास है। आंसर आएगा 0.375, 375। जी जी। ठीक है। यस सर। उसके बाद
जो लास्ट सीजन 3 रीजन में जो 2 इम्पिडेंस थी वो क्या वैल्यू है? वो आपके पास है 1 ओम ट्रांसमिशन लाइन की और 10 ओम आपकी लोड की, ठीक है। तो लोड यहाँ पे बेस सही वैल्यू जो है इस सूरत में बेस वैल्यू थर्ड रीजन की है 2.56, तो ये वैल्यू निकलेगी 1 डिवाइडेड बाय 2.56 और ये आपके पास आएगा 10 डिवाइडेड बाय 2.56, ठीक है। तो ये तकरीबन आएगी 0.39 और ये आपके पास आएगी 3.91, ओके। सही है। अच्छा, अब चूंकि आपने ट्रांसफार्मर अगर लें, ट्रांसफार्मर में यहाँ जो वोल्टेज है U1 उसको उसके बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे जो वोल्टेज है उसके उस रीजन के बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो दोनों तरफ आपके पास क्या आ जाएगा 1 पर यूनिट, ठीक है। रेटेड वैल्यू की बात कर रहा हूँ, एक्चुअल वैल्यू की बात नहीं कर रहा। तो बेसिकली इसकी जो वाइंडिंग है वाइंडिंग का रेशियो क्या बन जाएगा? U1 और U2 का अगर एक्चुअल वैल्यू है बेस U2 है यहाँ पे, तो इसमें भी क्या आपके पास आ जाएगा, इसकी बेस से डिवाइड होगा, इसकी बेस से डिवाइड होगा। रेटेड वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो इधर भी 1 पर यूनिट है थ्योरेटिकली और इधर भी 1 पर यूनिट है थ्योरेटिकली। तो इन दोनों का ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या है? 1:1 पर यूनिट सिस्टम में, ऐसे ही है। तो इसको आप ओमिट डिलीट कर सकते हैं, यानी कि ये पार्ट आपस में तकरीबन खत्म हो गया। That's why you can just connect directly the impedance in per unit system. This is per unit system. ठीक है, ओके। रेटेड वैल्यू की बात कर रहा हूँ। तो अब आप इसको कंपोनेंट को सिंपल एक सीरीज सिस्टम में लगा सकते हैं। आपके पास एक सोर्स है, ट्रांसमिशन लाइन ऑफ रीजन 1। मतलब फॉर टाइम बिंग जब तक हमें पता नहीं है कि उसकी क्या है असल में एक्चुअल वैल्यू। नहीं, जो भी एक्चुअल वैल्यू तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं ना। रेटेड वैल्यू सिस्टम की डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ। सही। तो यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर था और ट्रांसफार्मर यहाँ था। इसको हमने ओमिट इस वजह से किया यहाँ पर रेशियो जो है 1 है रेटेड वैल्यू के ऊपर। ऑब्वियसली जब हमारे पास 2 ट्रांसफार्मर होते हैं, यहाँ पे वोल्टेज अगर मैं कहूँ 10 है और यहाँ पे कहूँ 110 है, तो यहाँ पे बेस वैल्यू क्या होगी? 10। यहाँ बेस वैल्यू क्या होगी? 110। तो ये दोनों क्या बन गया? 1। ये भी बन गया 1। तो इसका रेशियो जो हो गया 1 हो गया इन पर यूनिट सिस्टम, ओके। तो नाउ जस्ट अ सीरीज एलिमेंट। तो यहाँ पे आपने कैलकुलेट क्या करना है? करंट फाइंड आउट करना है। तो पर यूनिट करंट कैसे निकलेगा? टोटल इम्पिडेंस वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल इम्पिडेंस, वोल्टेज अपॉन टोटल, ठीक है। तो इसमें जो करंट की वैल्यू आपके पास आई तकरीबन 0.2198 माइनस 30.74 एम्पेयर। ओ सॉरी, पर यूनिट ये पर यूनिट है, ठीक है। अच्छा, इस चीज का और ख्याल रखें कि जो बेस करंट है वो हर रीजन की अलग होगी, ओके। हाँ सही है। यहाँ पे बेस करंट डिफरेंट होगी, यहाँ पे बेस करंट डिफरेंट होगी और यहाँ पे बेस करंट डिफरेंट होगी, लेकिन पर यूनिट करंट तीनों में सेम होगा, ठीक है। क्योंकि बीच में हमने शॉर्ट कर दिया था। बेसिकली टर्न रेशियो उसका 0 आ गया, 1:1 आ गया था, ठीक है। नाउ अब हमने कैलकुलेट करना है टोटल पावर क्या है। तो आपको पता है कि वोल्टेज, सॉरी ये लोड का वोल्टेज है, यहाँ पे लोड की कैलकुलेशन है। अच्छा, तो लोड वोल्टेज आप कैसे निकाल सकते हैं? अगर आपको करंट मालूम है मल्टीप्लाई बाय लोड इम्पिडेंस इन पर यूनिट, वो कितनी थी? 0.3 नहीं 3.91 थी ना। फिर ये रियल क्वांटिटी है, जी जी जी। तो इसका मैग्नीट्यूड भी लेंगे तो वही होगा और एंगल जो है वो 0 है बेसिकली। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 0.86 इंटू माइनस 30.74, तो ये 0.86 वोल्टेज पर यूनिट में आएगा लोड के अक्रॉस, ओके। और इसकी जो पावर है
conjugate of S, conjugate of U, then you can get the current I. Okay, or you can use simple this formula as well, it doesn't matter, you can use either of these formula. तो इसमें आप कंजुगेट ले लें करंट का, तो दिस इज योर करंट, यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा सिंपल, और वोल्टेज को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास टोटल पावर आपके पास आ जाएगी। सर कंजुगेट क्यों लिया? लाइक ये फार्मूला है ना, S इज इक्वल टू यू आई UI था ना फॉर्मूला, ये भी सेम चीज है, कंजुगेट होता है नहीं नहीं कॉम्प्लेक्स में। अच्छा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है ना ये। सही सही। तो यहाँ पे ये कैलकुलेशन की हुई है, ये इनपुट के लिए, सप्लाई के लिए इनपुट पावर, ये लोड की है और दिस इज इनपुट पावर। करंट इनपुट वोल्टेज क्या है आपके पास 1, दैट्स व्हाई इनपुट पावर। ओके, तो इसको जो एक्टिव पावर, जो इसका जो रियल पार्ट होगा, या मैंने स्प्लिट नहीं किया, ये पोलर कोऑर्डिनेट में लिखा हुआ है, तो इसका जो एक्टिव पार्ट आएगा वो 0.1892 पर यूनिट आएगा। ओके, तो इस पर यूनिट क्वांटिटी को बेस पावर जो आपके पास 100 है उससे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास कितना आ गया लोड, तकरीबन 18.92 वाट आएगा। और अगर आपने वो तो 100 MV है ना, तो बेस है ना, ये एस बेस है, सेम है, ये पर यूनिट में तो एक्चुअल वैल्यू निकालनी है। सर ये लोड है, ये जरा मल्टीप्लाई करें कितना, यहाँ पे यूनिट देखें क्या आ रही है, यूनिट मेरे ख्याल से सही नहीं आ रही, ये मेगा आएगा, सही मेगावाट आएगा ये, ठीक है, ये मेगावाट है, 100 MV है ना। हाँ ये मेगावाट आएगा, या मैंने वैल्यू लिया, मेगा लिखा नहीं मैंने, तो दिस शुड बी मेगावाट। ओके सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये 100 MV है ना। जी जी 100 MV है, और हमने रियल पावर को अपैरेंट पावर से S बेस इज इक्वल टू P बेस इज इक्वल टू Q बेस, इट डजंट मैटर। अगर 1000 MVA है देन 1000 मेगावाट आएगा, एंड देन 100 मेगावाट आएगा। सर ऐसा क्यों? ये बेस है, ठीक है। इसी तरीके से Z बेस, अगर आपने कोई भी चूज किया 10, तो X बेस is equal to 10 and R base is also is equal to 10, ठीक है। जी यहाँ तक क्लियर है चीज? 10J, अच्छा नहीं वो 10J नहीं आएगा, वो रियल में ही होगा ना। हाँ वो एब्सोल्यूट वैल्यू रियल में ही होगा, ठीक है। यहाँ पे मेगा आएगा, और जब एक्चुअल वोल्टेज निकालने हैं लोड के क्रॉस, आपको मालूम है वोल्टेज कितना है, उसका मैग्नीट्यूड 0.86, ठीक है। और ये पर यूनिट में एक्चुअल वोल्टेज उसकी जो पर बेस वैल्यू क्या है इसकी 16। हाँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 13.76 आएगा। जी सर, ठीक है। केवी राइट, सही। यही चीज आप टोटल की भी निकाल सकते हैं, टोटल एपरेंट पावर जो इनपुट पावर सप्लाई हो रही है 22 MVA सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 पर यूनिट में 0.2 है, तो इसको आप 100 बेस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा सही है। और रेक्टिव पावर आपने देखना चाह रहे हैं तो 43 मेगावाट जो है वो इनपुट पे आ जाएगी, ठीक है। वो लोड फैक्टर से, ये दिस इज द एंगल,
इस एंगल से आप निकाल लें, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है, ठीक है। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, सेम प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे 3 फेज के ट्रांसफार्मर आएंगे। अभी जब सेशन एंड होगा, दूसरा सेशन होगा, तो हम फिर दूसरा टॉपिक इसमें स्टार्ट करेंगे। आखिर में टाइम बच गया तो हम इसको देख लेंगे एक्सरसाइज को, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ जब तक सेशन एंड नहीं होता। यहाँ पे वही चीज, आपके पास लोड के वोल्टेज गिवन है, पावर भी गिवन है, 3 फेज लोड, ओके। आपने फाइंड आउट क्या करना है कि इस सोर्स के ऊपर कॉम्प्लेक्स पावर एंड करंट कितना आ रहा है सिस्टम में, ओके। यहाँ पे वोल्टेज गिवन है, दिस इज 138 kV और ये 69 रीजन 1 में कितना आ रहा है? सॉरी, रीजन 1 में कितना आ रहा है करंट और रीजन 1 में सप्लाई पे, यस, सप्लाई पे कितने पावर और करंट आ रहा है, ठीक है। फार्मूले यहाँ 3 फेज के लगेंगे, स्क्वायर रूट 3 आएगा,